नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला के साथ, जो कि अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, आपने वक्त निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल है सर, आज पहली बार स्कूल खुले हैं वहां पर। आज सुबह जब हम देख रहे थे तो बच्चे स्कूल भी गए हैं। क्या प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपने भी राहत की सांस ली है आज? अब लगभग 36 घंटे हो गए सीज़ फायर को, मतलब यहाँ पे लागू होते हुए, और फ़िलहाल माँ सिवाय कल रात को जो सांभा में थोड़ा बहुत वो ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली, उसके अलावा सरहद पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात लगभग ठीक ही हैं। किसी तरह की शेलिंग या बमबारी देखने को नहीं मिली। तो बच्चे स्कूल जाने का मतलब कि जीवन जो है अब पटरी पे लौटने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता अभी जिन घरों पे ये शेलिंग का असर पड़ा है, चाहे वो घर जहाँ कोई ना कोई अपनी जान खो गया हो, या वो घर जहाँ पे कोई ज़ख्मी हुआ हो, अभी भी कुछ लोग जो हैं अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है उन घरों पे तो ये असर काफ़ी देर तक चलेगा। या वो घर जो मैंने देखे, चाहे पुंछ में, चाहे अपने टंगधार में, उड़ी में, रजौरी में, बाकी इलाकों में जहाँ पे दुकानों पे, मकानों पे जो है बम पड़े, उनको तो नॉर्मलाइजेशन में वक्त लगेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि स्कूल खोलने से कम एक माहौल में एक बदलाव तो आ ही जाता है। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना पसंद करते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वापस स्कूल जाएं। और हमें लगा कि अब हालात वहाँ तक पहुँच गए हैं कि कम से कम बॉर्डर से दूर जो स्कूल हैं, फ़िलहाल हमने पहले उनको खोला। अब जो बॉर्डर के नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर से थोड़ा दूर जो स्कूल हैं, पहले उनको खोलेंगे। और फिर अगर 2-4 दिन हालात इसी तरह रहे तो बॉर्डर के नज़दीक के भी स्कूल जो रह गए हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। बच्चे बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे सर, जब आज हमारे सहयोगी नजीर ने उनसे बातचीत भी की थी। एज ए चीफ मिनिस्टर सर, आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या है? कैसे नॉर्मलसी पूरी तरह बहाल करेंगे? देखना, जम्मू कश्मीर में चैलेंजेस की कमी तो वैसे भी नहीं रहती। पिछले दिनों से तो चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फ़िलहाल अगर आप देखें, नॉर्मल जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं वो तो रहेंगे। लेकिन आज सबसे पहले तो हमें वो लोग जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज मुकम्मल करना होगा। उसके बाद फौरी तौर जहाँ दुकानों को, मकानों को नुकसान हुआ है, उस नुकसान का हमें जायज़ा लेना होगा, मुआयना करना होगा, और फिर उनको जो राहत हमें पहुंचानी होगी, रिलीफ पहुंचाना होगा, जो मुआवजा देना होगा, वो जल्द से जल्द उन तक पहुंच जाना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत अहम काम है जो हमें जल्द से जल्द करना चाहिए। उसके बाद जो बाकी गवर्नेंस, जो रोज़मर्रा के जो फ़ैसले हमें लेने होते हैं, जो पिछले 8-10 दिन से फुर्सत नहीं मिली लेने की, दोबारा हुकूमत को पटरी पे लाके हमें अपना रोज़मर्रा का कारोबार जो है, काम, वो शुरू करना होगा। कल मैं दोबारा एक और एरिया बॉर्डर का जो है वो टूर करूंगा, और उसके बाद उम्मीद करता हूं कि परसों से मैं वापस जो है दफ्तर में बैठ के दफ्तर का जो कामकाज है वो संभालना दोबारा शुरू कर लूँगा। उमर साहब, आपको लगता है टूरिज्म को एक बार फिर से जो है उसके लिए भी आपके पास कुछ प्लान्स होंगे? टूरिज्म का भी सीजन है और उसके बाद इसको एक बार फिर से पटरी पे लाना होगा आपको। यार, ये सीज़न तो गया, इस सीज़न से तो हमें ज़्यादा अब उम्मीद है नहीं। आज वाकई दिल टूटा जब डल लेक के ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाके मैं नीचे देखा तो डल में एक भी शिकारा जो है वो देखने को नहीं मिला। ये वैसा सीज़न होता जहाँ के डल में जी शिकारों का जो है ट्रैफिक जैम रहता था, लेकिन आज डल जो है पूरा खाली है। और बिल्कुल यही हाल गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, जो भी हमारे मशहूर टूरिज़म के इलाके हैं, सबका यही हाल है।
अब ये सीज़न तो चलिए, इस सीज़न से हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इस सीज़न के बाद हमारे लिए पहली जो चुनौती ये रहेगी कि अमरनाथ यात्रा जो है वो ठीक तरह से रहे, वो ठीक तरह से जाए। हमारे जो यात्री आते हैं सारे यात्री सही सलामत अपने घर वापस पहुँचें। पहले वो मरहला हम तय करें, उसके बाद हम दोबारा टूरिज़्म के बारे में सोचना शुरू करेंगे। सर आप नेशनल टेलीविजन पे अपील कर सकते हैं, पूरे देश आपको देख रहा है सर। जनाब मैं फ़िलहाल वो अपील करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम शायद ज़्यादा अपील करके ही अपने आप को इस मुसीबत में फंसा गए। टूरिज़्म के हवाले से थोड़ी देर के लिए अगर हम शांत ही रहें तो बेहतर होगा। ये जैसे मैंने कहा, अमरनाथ यात्रा सही सलामत जो है वो ठीक तरह से रहे, और उसके बाद हम फिर टूरिज़्म की बात करेंगे। अब जब यह हादसा हुआ था, आपने असेंबली बुलाई थी और असेंबली में जो आपने भाषण दिया था, वो एक यादगार लम्हा रहेगा। जिसने भी भाषण सुना, वो मैंने पूरा सुना था, हमने दिखाया भी था। आपको लगा क्या उस वक्त कश्मीर पहली बार जो है इस आतंकवाद के खिलाफ खुलकर सामने आया, जिस ढंग से लोग सड़क पे उतरे थे? उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग अपनी मर्जी से बाहर आए और पहलगाम का जो हमला हुआ उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। ये पहली मर्तबा था इन 35-36 सालों में कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने किसी हमले के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ एक स्पेशल सेशन के दौरान जो है बुलंद की। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहलगाम के हमले के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की, और मतलब अपनी मर्ज़ी से की, किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला, ज़ोर नहीं किया। वहाँ एक तरफ से अफसोस इस बात का होता है कि पिछले दिनों की शेलिंग में जो खून खराबा हुआ, जो तबाही हुई, जो लोग मारे गए, उनका कहीं ख़ास जिक्र हो नहीं रहा है। जैसे उनकी मौत जो है वो किसी के खाते में वो दर्ज ही नहीं किया जा रहा है। इस बात से थोड़ा सा अफसोस हो ही जाता है। जहाँ हमें पहलगाम के उन 26 लोगों की मौत पे बेहद अफसोस है, वहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि बाकी मुल्क को जो यहाँ लोग इस शेलिंग के दौरान मारे गए, कम से कम उनकी मौत पे कुछ लोगों को अफसोस का इजहार तो करना चाहिए। हाँ, आपने कहा भी था कि हमारा भी खून खून है जी, आपने और कहा जब हमारी बात जब हमारी बात कहीं होती नहीं है, जब हमारी बात कहीं होती नहीं है तो थोड़ा सा दुख तो हो ही जाता है। ये आपने कहा भी था कि सर्वे करना पड़ेगा, इन लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, इनको मुआवजा देना होगा, आपने कहा भी है। नहीं, वो तो वो लोग हुए जिनके मकान टूटे, जिनके दुकान टूटे, जो लोग इस दुनिया को छोड़ के गए, उसका कोई मुआवजा नहीं होता ना। आप उनकी जिंदगी पे कोई पैसों का रकम जो है वो लगा नहीं सकते। कोई दुनिया में इतने पैसे नहीं हैं जो आप इस्तेमाल करके उनके घर वालों को जो है इस सदमे के लिए आप पैसों के बुनियाद पे उनका दिल जो है दोबारा जीत पाए। मैं उन लोगों के पैसों के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम बात करते हैं, जब हम उन पहलगाम के 26 जो हमारे टूरिस्ट और 25 टूरिस्ट और एक हमारा लोकल बहादुर नौजवान जिसने टूरिस्टों को बचाने के लिए काम किया, उनकी हम मौत पे जो है अफसोस का इजहार करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो शेलिंग के दौरान हमारे लोग मारे गए, उनका मैं फिर ये बात कहता हूँ ना, कोई ख़ास उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। और उसमें हर मज़हब के लोग थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों और गुरुद्वारों पे जो है बमबारी हुई। पुंछ में हमारे दरसगाहों पे, हमारे मदरसों पे बमबारी हुई, वहाँ पे भी बम फटे, लेकिन उनका कोई ख़ास जिक्र हो नहीं रहा है। आपने कहा कि जो एक टूरिस्ट के साथ एक कश्मीरी भी मरे, जो कि जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी जान दे दी टूरिस्ट को बचाने के लिए, ये जज्बा भी तो है ना सर? इसको भी तो पूरा इंडिया सराह रहा है। नहीं, वो सराहना चाहिए बिल्कुल। उस आदमी ने बजाय ये कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, सैयद आदिल ने मौत को गले लगाया और वहाँ इस हमले को रोकने की अपनी तरफ से कोशिश की। उसके बारे में जितना हम कहें कम होगा। उमर साहब, आतंकवाद की इस लड़ाई में हम इतना आगे बढ़ गए, अब जो बातें कही जा रही, क्या आपको उम्मीद है
क्या आप आशा करते हैं, क्या आप प्रार्थना करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब शांति रहेगी? प्रार्थना भी करता हूँ, आशा भी करता हूँ, ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हालात अब ठीक रहें, ना हम पहलगाम जैसे हमले देखें, तो ना हम पिछले दिनों की बमबारी जो है वो दोबारा देखें। हम अमन पसंद लोग हैं ना, हमने हमेशा अमन चाहा है। हम वो लोग नहीं हैं जो खून खराबा देखना पसंद करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो वार या जंग देखना पसंद करते हैं। हमें अफसोस होता है जब हम वो टीवी स्टूडियो के एंकरों को देखते हैं जो यहाँ से दूर दराज बैठ के बमबारी और जंग की बात करते हैं। अरे ना, अपना स्टूडियो उठा के पुंछ लाइए, अपना स्टूडियो उठा के रजौरी लाइए, मैं कहता हूँ अपना स्टूडियो उठा के श्रीनगर लाइए, जब हमारे घर के ऊपरों से वो ड्रोन जाते हैं, फिर जंग की बात करिए ना। जंग की बात नोएडा में बैठ के और बाकी जगहों पे बैठ के करना बहुत आसान होता है। इन लोगों को यहाँ बैठ के जंग की बात करनी चाहिए, फिर मैं मानूं। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर।